Hi, today is quiz number 17 for Civil Services Examination Prelims 2021, 10th of October. Let us begin. First section है Polity का. This question is about Attorney General of India. Consider the following statements about Attorney General of India. AGI is a part of the Union Executive. AGI holds office during the pleasure of the President. AGI has the right of audience in all courts in India. तो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में AGI क्या उसका पार्ट है? पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. AGI होल्ड्स करते हैं ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. और अटॉर्नी जनरल को राइट है कि वो देश की किसी भी कोर्ट में ऑडियंस है उनका, वो वहां जाके ऑडियंस ले सकते हैं. सो इज दिस ट्रू? ये जो तीन स्टेटमेंट है, ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है. आर्टिकल 76 में मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, एंड ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू. दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. सो अभी हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रीअपॉइंट किया है के वेणुगोपाल साहब को. वो अभी अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया है. ओके. इसके अलावा आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को एडवाइस चाहिए सुप्रीम कोर्ट से, तो वो जाती है थ्रू अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया. और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट वहां पर उनको वोट का राइट नहीं होगा. सो द राइट ऑप्शन हियर इज डी. ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. नेक्स्ट, consider the following statements regarding sedition law in India. Sedition law in India throughout year ये बहुत न्यूज में रहा है. sedition law. Section 124A of the Indian Penal Code, which deals with sedition, was drafted by Thomas Babington Macaulay. तो सेक्शन 124A थॉमस मैकॉले ने ड्राफ्ट किया था. महात्मा गांधी जी वॉज नेवर हेल्ड अंडर द सेडिशन ट्रायल ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट. आपको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है. सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड, सेडिशन, ये ड्राफ्ट किया था थॉमस मैकॉले ने. सेडिशन जो है इसीलिए कहा जाता है ये आर्काइक लॉ है, ब्रिटिश इरा का लॉ है, जिसकी यूटिलिटी 2021 में बहुत कम बची है. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू. सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बिकॉज महात्मा गांधी जी को सेडिशन ट्रायल इस 124A के अंदर फ्रीडम मूवमेंट के दौरान हुआ था. गांधी जी का ट्रायल हुआ था. गांधी जी जब यंग इंडिया में लिखते थे तो 1920s में गांधी जी को बुक किया गया था सेक्शन 124A के अंदर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज ए. ऑलराइट. नेक्स्ट, as per the Constitution, any law made by the state which abridges the fundamental right and the directive principle of state policy shall be void. क्या ये सही है? Second, any amendment of the Constitution made under Article 368 does not fall under the definition of law under Article 13 of Constitution. सो यू हैव टू टेल इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू है. सी, जो पहला स्टेटमेंट है वहां लिखा है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई लॉ बनाता है, स्टेट कोई लॉ बनाता है जो फंडामेंटल राइट को अब्रिज करता है, मतलब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, एंड डायरेक्टिव पॉलिसी के, तो वो हो जाएगा वॉइड. तो ये ट्रू नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C इन दोनों में, ये दोनों जब एप्लीकेबल होते हैं तो ओवरराइड किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को. आर्टिकल 39B एंड आर्टिकल 39C इज ग्रेटर देन दिस फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. देन क्योंकि यहाँ लिखा था एनी लॉ, तो नो, एनी लॉ नहीं है, 39B एंड C एक्सेप्शन है. सेकेंड था एनी अमेंडमेंट. एनी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अंडर आर्टिकल 368 में है डज नॉट फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ. तो ये एब्सोल्युटली ट्रू है. शंकरी प्रसाद केस में ये क्लियर कर दिया था. आर्टिकल 13(2) आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट हो रहा है वो इस लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा. मतलब जो गवर्नमेंट है वो फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस कर सकती है.
कंडीशन बस इतना है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब्रिज नहीं होना चाहिए, वो वायलेट नहीं होना चाहिए. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस. This statement is wrong because Article 39(b)(c) is greater than fundamental right, and this statement is absolutely true. So the right option is B, 2 only. Okay, next. Which of the following provisions in the Constitution of India facilitate the doctrine of separation of powers? Doctrine of separation of power. The state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public service of the state. मतलब जुडिशरी को सेपरेट करना होगा एग्जीक्यूटिव से द पब्लिक सर्विस ऑफ स्टेट में. वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट. मतलब पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर में जो बात हो रहा है, प्रोसीडिंग हो रहा है, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते. The president or the governor shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the powers and duties of his office. तो ये 3 स्टेटमेंट है. सेपरेशन, मॉन्टेस्क्यू प्रिंसिपल बोलता था सेपरेशन ऑफ पावर. तो ये जो 3 स्टेटमेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स में फिट बैठते हैं क्या? पहला जो स्टेटमेंट था कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट रखना है, तो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. वैलिडिटी जो है मतलब पार्लियामेंट को कुछ प्रिविलेजेस मिला हुआ है, पार्लियामेंट को कुछ इम्यूनिटी मिला हुआ है, तो पार्लियामेंट के अंदर ये लेजिस्लेचर में जो भी काम करते हैं उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, इनकी प्रोसीडिंग्स को. ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. प्रेसिडेंट और गवर्नर है, आपको भी इम्यूनिटी मिला हुआ है. यू आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट अगर आप अपनी पावर और ड्यूटी अपने ऑफिस की डिलीवर कर रहे हो. सो ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है. आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर डीपीएसपी, 122 में प्रेसिडेंट है, 212 में गवर्नर है, और 122 और 212 में 122 में पार्लियामेंट है, 212 में है दिस विधानसभा, 361 में 361 में है पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का इम्यूनिटी. सो ये तीनों के तीनों एब्सोल्युटली ट्रू है. ओके, नेक्स्ट. That the president is bound to act on the aid and advice tendered by the COM is which type of provision? जो प्रेसिडेंट है इनकी एड और एडवाइस के लिए एक कॉम होती है, तो ये किस टाइप का प्रोविजन कहलाएगा? लीगल प्रेसिडेंट है सेट बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट बना दिया. ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ये कन्वेंशनल प्रोविजन है, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर दिया हुआ है 1950 एंड 1951 में. सो यू हैव टू टेल विच टाइप ऑफ प्रोविजन इज दिस. अब हमें पता है आर्टिकल में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि एक कॉम होगी और वो कॉम एड एंड एडवाइस करेगी प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस टेंडर्ड बाय द कॉम. सो ये किस टाइप का प्रोविजन हुआ? दिस प्रोविजन इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. दिस इज बी. Okay, so this completes polity. All right. So let us come to geography now. Geography का first question है with reference to the Kigali Amendment. Kigali Amendment अभी हाल ही में ratify किया है इंडिया ने. Kigali Amendment. Consider the following statements. Under the Kigali Amendment, parties to the Montreal Protocol will phase down production and consumption of hydrofluorocarbons commonly known as HFCs. Second statement है hydrofluorocarbons were introduced as non-ozone depleting alternative to chlorofluorocarbons. तो इसका स्टोरी क्या है कि 1987 में आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसलिए लाया गया बिकॉज एटमॉस्फेयर में जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जो कूलिंग वगैरह में हम यूज़ करते हैं, तो ज़्यादा उन सब्सटेंस का यूज़ करके क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादा यूज़ करके जो एटमॉस्फेरिक ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है. और ओजोन इज नेसेसरी इन स्ट्रेटोस्फेयर बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेडिएशन. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये बोला कि जो कूलिंग है CFC की जगह हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं. ऑल्टरनेटिव्स में से HFCs आ गए. बट अब ये हुआ कि जो HFCs है ये तो ग्लोबल वार्मिंग करने लग गए. ये नॉन ओजोन डिप्लीटिंग है बट ये ग्लोबल वार्मिंग करने लग गए. तो अब किगाली अमेंडमेंट में ये बोल रहे हैं कि HFCs को भी रिप्लेस करना पड़ेगा. सो यहाँ जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हैं वो एब्सोल्युटली ट्रू है.
किगाली अमेंडमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में केवल ओजोन डिप्लीटिंग था, किगाली में ग्रीन हाउस गैसेस जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, तो इनको भी अभी हमें हटाना पड़ेगा. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सेवेंथ, consider the following statements regarding Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC. IPCC itself does not monitor climate related data और पैरामीटर. मतलब IPCC खुद से कोई काम नहीं करती है, वो कोई मॉनिटर भी नहीं करती है क्लाइमेट रिलेटेड डेटा या पैरामीटर को. तो इज इट ट्रू? एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, डज नॉट मॉनिटर क्लाइमेट रिलेटेड डेटा और पैरामीटर. इंडिया मेंबर है आईपीसीसी का. इट हैज बीन अवॉर्डेड विद अ नोबेल पीस प्राइज इन द पास्ट. आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज भी क्या मिला है? यू हैव टू टेल इन तीनों में से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं. सी, जो आईपीसीसी है ना, एक्चुअली आईपीसीसी कोई भी ऐसा फील्ड डेटा वगैरह कलेक्ट नहीं करती है. आईपीसीसी डेटा सबसे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनसे अक्वायर करती है और रिपोर्ट्स बनाती है, तो इटसेल्फ नहीं करती. इटसेल्फ डज नॉट मॉनिटर क्लाइमेट रिलेटेड डेटा और पैरामीटर्स. एब्सोल्युटली ट्रू. इंडिया मेंबर है आईपीसीसी का और आईपीसीसी को नोबेल पीस प्राइज भी मिला है. आईपीसीसी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इसकी अभी 6th रिपोर्ट आई है आईपीसीसी की. ओके, 2021 में. वेरी इंपॉर्टेंट. सो द राइट आंसर हियर इज डी. ऑलराइट, नेक्स्ट. ये टर्म अक्सर हम देखते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट. इनमें से क्या है रीजंस अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के? हाई अमाउंट ऑफ एवापो ट्रांसपिरेशन है, बिल्डिंग ऑफ स्काई स्क्रैपर्स है, क्लोज कंस्ट्रक्शन है, वेस्ट हीट है फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट क्या है. अर्बन हीट आइलैंड क्या है? जैसे कोई शहर है, गुड़गांव हो गया, नोएडा हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, इस शहर में इंडस्ट्रीज भी बहुत है, पॉल्यूशन भी बहुत है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो एक ब्लैंकेट बन जाएगा, वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा रिलेटिव टू आउटसाइड एरिया. तो ये अर्बन शहर हीट आइलैंड बन गया है, यहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा एक द्वीप बन गया है, बाकी जगह कम है, इस एरिया में ज़्यादा है. तो वो इसलिए होता है बिकॉज यहाँ पे बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स है, कॉन्क्रिटाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, तो इससे वाटर एब्जॉर्प्शन वगैरह, तो इससे हीट आइलैंड इफेक्ट आएगा. क्लोज कंस्ट्रक्शन है, वेस्ट हीट है, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज, दीज ऑल थ्री आर राइट. बट इवेपो ट्रांसपिरेशन तो ये बताता है कि वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, ट्रीज ज़्यादा है, तो ऐसा अर्बन हीट आइलैंड में अगर ग्रीनरी ज़्यादा है तो वो इसको कम करेगा ना कि बढ़ाएगा, कॉज नहीं होगा. सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू. So the right option here is B, 2, 3 and 4. 2, 3 and 4. Okay. Ninth. Consider the following statements regarding National Board for Wildlife. National Board for Wildlife. It is chaired by the Prime Minister. No alteration of boundaries in national parks and wildlife sanctuaries can be done without the approval of this National Board of Wildlife. तो ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. वाई? बिकॉज ऑफ दिस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन. जैसे आज हमने ईस्टर्न पेरिफेरल दिस हाईवेज का देखा, मुंबई टू दिल्ली, तो यहाँ जो कॉरिडोर बना ना रोड का, एक्सप्रेसवे का, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि इनके नीचे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स वगैरह रहे. तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी. इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं. अगर नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री में कुछ भी ऑल्टर करना है तो पहले इसकी परमिशन लेना ज़रूरी है. तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है. बट जो ऑप्शन राइट है वो है डी, बिकॉज यहाँ लिखा था इनकरेक्ट. ओके, सो दिस इज 9th. ये है बेल्फोर डिक्लेरेशन. ये अगेन काफ़ी न्यूज़ में है. इज समटाइम्स मेंशन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ विच नेशन? विच नेशन? सी, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, कोलंबिया या फिर यमन. ये जो बेल्फोर डिक्लेरेशन था वो इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज बेल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिशर्स ने, यूके ने एक फॉर्मली ऐसे प्लेज लिया था कि वो इज़राइल ज्यूइश स्टेट बनाएंगे दिस पैलेस्तीन एरिया में. सो दैट इज़ वाई तब से यहाँ पे जो इधर का जियो पॉलिटिक्स है, ब्रिटिशर्स एंड ऑल, ये काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है. पिछले कुछ टाइम से फ़लस्तीन जो इशू है ये फिर से न्यूज़ में आ रहा है बिकॉज जो इज़राइल है और यूएई है, सऊदी लेड ब्लॉक है, इनके क्लोजर टाइज हो रहे हैं, अब्राहम अकॉर्ड. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, बेल्फोर डिक्लेरेशन. तो द राइट आंसर हियर इज फ़लस्तीन. दिस इज रिलेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ़लस्तीन.
ओके, सो दिस कंप्लीट्स ज्योग्राफी. नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री. हिस्ट्री का पहला सवाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैड कॉल्ड हिम द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. सुभाष चंद्र बोस जी ने इन पर्सन को मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था. ही वॉज एन ardent डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस जी. ही ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड द बेलूर मठ. आपको बताना है हम किस पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, दिस ardent डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस जी, और बेलूर मठ. सो वी आर टॉकिंग अबाउट स्वामी विवेकानंद जी. स्वामी विवेकानंद जी अभी हाल ही में इनका काफी मेंशन किया था. जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंट हुआ था रिलीजन का शिकागो, वहां पे विवेकानंद जी का एड्रेस. सो द राइट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फिर से न्यूज में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रायर इंडिपेंडेंस, इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. पहला, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट वॉज लेड बाय आर्किटेक्ट एडविन लुटियन एंड हर्बर्ट बेकर. तो ये आर्किटेक्ट थे एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर. इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय वाइस रॉय लॉर्ड लिनलिथगो. तो सेंट्रल विस्टा बेसिकली क्या है, ये पार्लियामेंट है और ये इंडिया गेट है. ये जो पूरा विस्टा है दिस इज कॉल्ड सेंट्रल विस्टा. अभी इसका रीडेवलपमेंट हो रहा है. तो जो पुराना है, जैसे दिल्ली को हम लुटियंस दिल्ली भी बोलते हैं, तो दिस इज एडवन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर. ये जो इनॉग्रेट किया था, क्या वो लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था. अब इसका इनॉग्रेशन तो 1927 अराउंड हुआ था, और ये जो टाइम था उसमें लिनलिथगो नहीं थे, उस टाइम पे थे लॉर्ड इरविन. सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. सो द आंसर इज ए. राज्यसभा की एक बड़ी अच्छी सीरीज है जिसमें आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वगैरह बहुत अच्छे से दिया है. सेंट्रल विस्टा, लुटियंस दिल्ली, इंडिया गेट कैसे बना, पार्लियामेंट कैसे बना, हैव अ लुक. टेलीग्राम पे मैंने एक बार वो प्लेलिस्ट शेयर किया था, हैव अ लुक, सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट. सो द राइट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट, ये कुछ डांस फॉर्म है, मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है. मैच द फॉलोइंग करना है. थांगटा, ये थांगटा है क्या सिक्किम का है. ये सिलाम्बम क्या तमिलनाडु का है. मर्दानी खेल क्या महाराष्ट्र का है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. जो मर्दानी खेल है दिस इज एब्सोल्युटली फ्रॉम महाराष्ट्र. सिलाम्बम जो है ये भी मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है, ये है तमिलनाडु का. बट जो थांगटा है ये सिक्किम का नहीं है, थांगटा है मणिपुर का. सो ये गलत हो गया. सो द राइट ऑप्शन इज 2 and 3, बी ओनली, 2 and 3. ये जो मार्शल आर्ट डांस फॉर्म्स हैं ये भी फेवरेट टॉपिक है, अक्सर इससे सवाल आए. ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो याद होने चाहिए, जैसे परी खांडा बिहार का है, चोलिया उत्तराखंड का है, पांग लापसोल सिक्किम का है, गटका पंजाब है, मुष्टि युद्ध यूपी, मर्दानी खेल महाराष्ट्र, पाइका उड़ीसा का है, थांगटा मणिपुर और कलारी पयट्टू केरला. दीज आर वेरी कॉमन, अक्सर पूछे गए एग्जाम्स में. ये सारे मार्शल आर्ट डांस फॉर्म्स हैं. ओके. 14th, in the modern Indian history, the Ulgulan movement is associated with whom? ये मूवमेंट भी अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज में हमने देखा था. उलगुलान मूवमेंट, दिस इज एसोसिएटेड विद whom? ज्योतिराव फूले जी, वीर सावरकर जी, बिरसा मुंडा जी, सिद्धू एंड कान्हू. सो इसका राइट आंसर क्या होगा. इसका जो राइट आंसर है वो है बिरसा मुंडा. बिरसा मुंडा, उलगुलान मूवमेंट. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज बिरसा मुंडा, सी. अब ये बताइए सॉल्ट सत्याग्रह में. सॉल्ट सत्याग्रह वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द विलेज ऑफ डांडी इन गुजरात. ये पहला स्टेटमेंट है. दूसरा, इट वॉज अ कैंपेन ऑफ टैक्स रेजिस्टेंस. सॉल्ट सत्याग्रह, टैक्स रेजिस्टेंस एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली. गांधी जी ने सोचा एक ऐसा प्रोडक्ट लेते हैं जिससे मास अपील हो, और जो ब्रिटिशर्स ने अनफेवर्ड जो उनके नियम बना रखे हैं, उस नियम जो रॉन्ग है उसके अगेंस्ट हम प्रोटेस्ट भी कर देंगे और वो नॉन वायलेंट होगा. तो ये टैक्स रेजिस्टेंस नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है अगेंस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट मोनोपोली. इट लेड टू द मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो ये ही ट्रिगर करेगा CDM, क्योंकि ये दौर क्या आ गया है, 1930s का दौर आ गया है. सो इट लेड टू द मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ये एब्सोल्युटली ट्रू है. ये जो कैंपेन था वो टैक्स रेजिस्टेंस और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के लिए था. एब्सोल्युटली ट्रू है. सॉल्ट सत्याग्रह दांडी में एंड हुआ था, स्टार्ट नहीं हुआ था. स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से और फिर ये गया था दांडी में जहां गांधी जी ने नमक बनाया था. सो द राइट ऑप्शन इज सी. दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू. ओके, दांडी से स्टार्ट नहीं हुआ था. लुक एट दिस फोटो.
ये सॉल्ट सत्याग्रह है, अ मार्च फॉर सॉल्ट सत्याग्रह। तो साबरमती से स्टार्ट हुआ, 78 सत्याग्रही थे, 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, 395 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे और ये दांडी यहाँ पे पहुंचेंगे। दांडी वाइट फ्लोइंग रिवर की तरह खादी पहन के और यहाँ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड सॉल्ट सत्याग्रह। ओके, सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री। नाउ लेट अस कम टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो पहला सवाल है वो है सीबीडीटी के बारे में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये एक स्टैचुरी बॉडी है, स्टैचुरी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्टैचुरी बॉडी है एस्टैब्लिश्ड एज पर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। इट इज इंडियाज ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट। तो ये इंडिया की ऑफिशियल एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट। ये एडमिनिस्टर होती है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करती है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में। ओके, अब यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली ट्रू है। ये स्टेचुरी बॉडी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंदर बनी थी। ये इंडिया की ऑफिशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यूनिट भी है, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी काम करती है, ये भी ट्रू है, बट यहाँ लिखा था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। नो, ये तो रेवेन्यू के अंदर आएगी, पैसे टैक्स वगैरह। तो सीबीडीटी जो है ना वो फाइनेंशियल सर्विसेज में नहीं होगा, ये फाइनेंशियल नहीं होगा, ये रेवेन्यू होगा, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर काम करेगी। सो थर्ड स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज 1 and 2। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, 1 and 2। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। सेबी भी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया। सिक्योरिटी एंड कमोडिटी, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट इन इंडिया, तो ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है। इट वर्क्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है, यहाँ डिपार्टमेंट नहीं लिखा है, जस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इशूज पार्टिसिपेटरी नोट्स, पी नोट्स होता है, टू ओवरसीज इन्वेस्टर। लाइक बाहर का कोई इन्वेस्टर है, उसको इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो वो पी नोट्स के थ्रू कर सकता है। तो पार्टिसिपेटरी नोट्स, यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है। स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे। तो पहला तो सही है, रेगुलेटरी बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी भी बन गई, कमोडिटी मार्केट सिक्योरिटी को रेगुलेट करती है, ट्रू, सेबी। सेकंड जो है वो भी ट्रू है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट्स में पार्टिसिपेटरी नोट्स का लॉजिक सही है, ओवरसीज इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स टू सेबी पार्टिसिपेटरी नोट्स। और उनको पार्टिसिपेटरी नोट्स कौन इशू करता है? रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, बजाय सेबी। तो सेबी यहाँ पे इनको नहीं इशू करेगा, इशू करेगा रजिस्टर्ड एफपीआई। सो जो थर्ड है वो गलत हो गया। सो द राइट ऑप्शन इज डी। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, राइट ऑप्शन इज डी। 18th, के शेप्ड इकोनॉमिक फोरकास्ट फॉर इकोनॉमी समटाइम्स सीन इन न्यूज इम्प्लाइज। कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, क्विकली बताइए। ग्लोबल इकोनॉमी प्लंजिंग इनटू स्लो डाउन लेड बाय इमर्जिंग इकोनॉमी। इमर्जिंग इकोनॉमीज के कारण ग्लोबल इकोनॉमी प्लंज हो रही है, स्लो डाउन, लाइक दैट। स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ बेस इफेक्ट, अक्सर हम बात कर रहे हैं बेस इफेक्ट के कारण डेटा चेंजेस हो रहे हैं। सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी रिकवरिंग एट डिफरेंट रेट्स आफ्टर अ स्लो डाउन एंड रेसेशन। इकोनॉमिक रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्राउड इन, ज़्यादा गवर्नमेंट खर्चा करेगी, ज़्यादा इकोनॉमिक रिकवरी होगी। सो यू हैव टू टेल के शेप, शेप पे जाइए, के शेप। के शेप में से डाइवर्ज हो रहा है, एक सेक्टर अच्छा कर रहा है, दूसरा सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी रिकवरिंग एट डिफरेंट रेट्स आफ्टर अ स्लो डाउन रेसेशन। जो आईटी इनेबल्ड कंपनीज हैं उन्होंने अच्छा किया कोविड लॉकडाउन के बाद, बट बाकी कंपनीज नहीं कर पाई। सो द राइट ऑप्शन इज सी। तो ये नाम याद रखने हैं, के शेप्ड, वी शेप्ड, यू शेप्ड, ओके, दीज आर ऑल इकोनॉमीज। जेड शेप्ड इकोनॉमी भी होता है, ओके, रिकवरी। अब ये है करंट एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी का, ये हमेशा मुद्दा बना रहता है, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। तो आप इनका मतलब बताओ।
Capital account convertibility allows us to carry out all investment transactions across geographies without constraint. तो अगर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है मतलब आप किसी भी देश किसी भी ज्योग्राफी में जाके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इंडिया से बाहर, बाहर से इंडिया, लाइक दैट। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। इंडिया में फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है, बट करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। अभी तक हमने करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कंप्लीटली नहीं दी है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से क्या होगा? गिव्स अस द फ्रीडम टू कन्वर्ट द रूपी कैपिटल नहीं, रूपी, फ्रीडम टू कन्वर्ट द रूपी इनटू एनी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसीज एंड वाइस वर्सा। मतलब रूपी से डॉलर, डॉलर से रूपी, ये बड़ा इजी हो जाएगा करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी से। तो ये तो अभी भी इजी है, मतलब करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी इंडिया में है। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में आप जब चाहो तब रुपी को डॉलर, डॉलर को रुपी कर सकते हो। कन्वर्ट द रुपी इनटू इंटरनेशनल एक्सेप्टेड करेंसी एंड वाइस वर्सा, एब्सोल्युटली ट्रू। तो इंडिया में करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी में इन्वेस्टमेंट के साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप उसको भी कन्वर्ट कर पाओगे, ट्रांजेक्शन कर पाओगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। बट बहुत सारी कमिटीज भी आई, तारापुर कमिटी एटसेट्रा, बट ये अभी कंप्लीटली नहीं है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। करंट अकाउंट फुल्ली है, कैपिटल अकाउंट वर्क इन प्रोग्रेस है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो द राइट ऑप्शन इज दिस एंड दिस, ये गलत है। ओके। 20th, ये एक टर्म है जो काफ़ी न्यूज़ में है जब से ये केन एनर्जी का केस आया, वोडाफोन का केस आया, टैक्स टेररिज्म। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर है, एम्बिग्यूटी है टैक्स लॉ में, जैसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आ रहा था, डिस्क्रिशनरी पावर है टैक्स ऑफिशियल की। सो यू हैव टू टेल कि इसमें से करेक्ट क्या होगा। तो ये तीनों चीज़ें ही क्या होती है, टैक्स रिलेटेड एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है, और इन तीनों को ही बोला जा सकता है आउटकम है टैक्स टेररिज्म का। कॉम्प्लेक्स, एम्बिग्यूटी, डिस्क्रिशनरी। सो दैट इज वाई जैसे गवर्नमेंट ने आज एजीआर रिलेटेड भी रिफॉर्म्स लाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी कहा, रिट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का जो प्रोविजन था उसको ड्रॉप कर दिया। तो ये ईज ऑफ डूइंग इंडिया टैक्स फ्रेंडली कंट्री बनने की कोशिश कर रहा है। टैक्स, ताकि टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो इंडिया का ऊपर हो, जो कि अबिस्मली लो है। इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एंड लो है। सो यह तीनों करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट। अब आते हैं हम करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स का ये पहला सवाल है 21st। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये सवाल है वाइपो का, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ वन ऑफ द 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यूएन की ना बहुत सारी एजेंसीज हैं, वो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बोलता है उन्हें। दे वर्क अंडर दिस यूनाइटेड नेशन अम्ब्रेला। तो वाइपो इज वन सच एजेंसी, दिस इज ट्रू। It is responsible for administering and monitoring the operation of TRIPS. What is TRIPS? TRIPS is trade related aspects of intellectual property rights, कि पेटेंट है या नहीं है, कॉपीराइट है, etc. ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो आपको बताना है इन दोनों में से करेक्ट क्या है। तो जो पहला था वो तो करेक्ट है, 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में वाइपो आता है। बट जो ट्रिप्स है, ट्रिप्स तो ट्रेड रिलेटेड बातें हैं, और ट्रेड रिलेटेड बातें तो डब्ल्यूटीओ के अंदर आती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सो द राइट ऑप्शन इज ए। ये ट्रू है, ये गलत है। ओके, नेक्स्ट। अभी कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ा था अग्नि पी प्राइम मिसाइल के बारे में। अग्नि पी प्राइम मिसाइल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये न्यू जनरेशन की न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है। न्यू जनरेशन है, न्यूक्लियर केपेबल है और बैलिस्टिक है, तीन कीवर्ड्स हैं यहाँ। इट इज़ कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विद द रेंज ऑफ मोर देन 5000 किलोमीटर। तो अक्सर जैसे ये कैनिस्टर से फायर होता है ना मिसाइल्स का, तो ये भी वैसे ही है, और इसकी रेंज है अराउंड 5000 किलोमीटर। इसमें इम्प्रूव्ड पैरामीटर है, मैनूवरिंग बेटर है, एक्यूरेसी बेटर है अर्लियर अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल के कंपैरिजन में। तो मिसाइल मैन किनको बोलते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। तो जो अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल जो है ना, ये नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट जनरेशन है तो ये सब चीज़ें तो बेटर ही होगी ना न्यू जनरेशन की, मैनूवरिंग, एक्यूरेसी कंपेयर टू अर्लियर। आने वाला प्रोडक्ट पिछले प्रोडक्ट से बेटर होता है, तो दिस हैज़ टू बी ट्रू। तो 3 तो ट्रू होगा, ये गया।
ये नई जनरेशन की न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक है। ऑब्वियसली क्रूज तो है नहीं, ये बैलिस्टिक है, प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू, न्यूक्लियर भी है। तो 1 और 2 राइट है, 1 और 3 राइट है। ये गलत है बिकॉज रेंज यहाँ पे 5000 किलोमीटर जैसा कुछ नहीं बोला गया है। सो द राइट ऑप्शन इज सी, 1 और 3। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये गलत है। दिस इज नॉट द रेंज। नेक्स्ट, अभी कुछ टाइम से ये संवाद प्रोग्राम चल रहा है, संवाद प्रोग्राम, बिकॉज जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है, डिफिकल्टीज भी है। तो ये जो संवाद प्रोग्राम है, ये कौन सी मिनिस्ट्री इसको सपोर्ट कर रही है? इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। संवाद करना क्या होता है? कम्युनिकेट करना। बिकॉज लॉकडाउन हुआ, पीपल आइसोलेशन में रह रहे हैं, डिफिकल्ट टाइप ऑफ दिस मेंटल एंड एटसेट्रा, दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज, तो उनसे संवाद करो, संवाद करो। तो वो बात है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए। ओके, संवाद प्रोग्राम। अब जो नेक्स्ट है वो है निपुण भारत मिशन। ये भी बहुत न्यूज में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग निपुण भारत मिशन। निपुण शब्दों में जाइए, निपुण। It aims to improve foundational literacy and numeracy of children in the age group of 3 to 9 years। मतलब 9 साल के हो गए हैं तो बेसिक जो मैथ्स है उनका जोड़ना घटाना ये सब आना चाहिए, और फाउंडेशनल लिटरेसी होनी चाहिए, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये एम्फेसाइज करता है इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग अ चाइल्ड्स मदर टंग इन टीचिंग। मतलब रीजनल जो है लैंग्वेज उसमें उसको सिखाया जाए शुरुआत में। ये इंपॉर्टेंस है इसका, ताकि लर्निंग आउटकम बेटर हो, लैंग्वेज बैरियर नहीं बने। तो ये तो ट्रू हो गई। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी करनी है एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 में, ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है। तो ये जो मिशन है निपुण भारत मिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर ने इसको कई बार मेंशन किया है, निपुण भारत मिशन को। 25th, ये सवाल है 5G का। 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, 4G के बाद 5G। विद रेफरेंस टू 5G मोबाइल नेटवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? पहला, 5G टेक्नोलॉजी इज मेंट टू डिलीवर हायर मल्टी जीबीपीएस पीक डेटा स्पीड। मतलब एक्सीलेंट स्पीड होगी, अल्ट्रा हाई लेटेंसी होगी, रिलायबिलिटी होगी, मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी होगी। सो दिस इज 5G। 4G से ऊपर सब चीज ज्यादा है यहाँ पे। 5G और 5th generation is the latest upgrade in the long term evolution mobile broadband network। So this is again evolution हो रहा है, जैसे 1G 2G 3G 4G like this। At present 5G technology is available only in US, China and some European countries। तो अभी जैसे इंडिया में 5G आया नहीं है, अभी यहाँ पर restricted है। So you have to tell इनमें से करेक्ट क्या है। पहला जो स्टेटमेंट है ना, पहला जो स्टेटमेंट है यहाँ क्या लिखा है? हाई जीबीपीएस पीक डेटा होगा। एक वर्ड होता है लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है? जैसे दो गैजेट्स हैं, उन दोनों को आपस में बात करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये टाइम ज़्यादा लगेगा तो मतलब स्पीड कम होगी। और अगर रियल टाइम में दोनों कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो दिस विल बी कॉल्ड लोअर लेटेंसी। लेटेंसी कम है, तुरंत रेस्पॉन्स आ रहा है, तुरंत फीडबैक आ रहा है। 5G की लेटेंसी 2 मिली सेकेंड से भी कम है। तो इससे क्या होगा? रोबोट्स हुए या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स हुआ, इन सब का यूज केसेस अन अन बहुत सारे हो जाएंगे, अनलिमिटेड यूज केसेस डेवलप हो सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लो लेटेंसी, अल्ट्रा लो लेटेंसी, ना कि हाई। सो ये गलत हो गया। बाकी ठीक है, स्पीड ज़्यादा है, रिलायबली मैसिव नेटवर्क, ट्रू, बट ये लो लेटेंसी होती है। 5G की सबसे अच्छी बात ये है अल्ट्रा लो लेटेंसी। तो रियल टाइम पे AI वगैरह हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ दिस हाई। ये जो है ट्रू है, और जो थर्ड है वो भी रॉन्ग है बिकॉज US, चाइना, सम यूरोपियन नहीं, और भी कंट्रीज में, यहाँ ओनली लिखा था, और भी कंट्रीज में 5G टेक्नोलॉजी का है। जैसे ये 5G का मैप देखो, अभी कितनी जगह है, साउथ अमेरिका में भी है, देन ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूरोप तो है ही, साउथ अफ्रीका में भी है, इधर सिंगापुर में है। सो काफ़ी और कंट्रीज में भी है 5G। सो द राइट ऑप्शन इज ए। ओके, सो दिस कंप्लीट्स 25 MCQs इन 25-30 मिनट। स्कोर कैसा हुआ? टेल। All right. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.